और आज मैं एक एडवेंचर मूवी लेके आई हूँ जो रियल जिंदगी से प्रेरित है। एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर की कहानी है, पर्सी फॉसेट, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी एक प्राचीन संस्कृति और एक सोने के शहर को ढूंढने के लिए। एक ऐसा शहर जहाँ पे एक बार अगर इंसान गया तो वो वापस इस जिंदगी में आना नहीं चाहेगा। उनके साथ अंत में जो होता है वो बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है। तो चलिए उनके सफर के बारे में जानते हैं। तो कहानी 1905 में शुरू होती है। ब्रिटिश आर्मी के कुछ जवान शिकार का एक टूर्नामेंट कर रहे थे। ये कोई मामूली टूर्नामेंट नहीं थी। सेना के अध्यक्ष को भेंट देने के लिए ही ये शिकार किए जा रहे थे। अब इस टूर्नामेंट में पर्सी फॉसेट ये जीत जाते हैं और रात में काफी बड़ी पार्टी होने वाली थी। तो उन्हें लगता है कि ये टूर्नामेंट उन्होंने जीता है तो शायद उन्हें कुछ बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा जिससे वो अपने फैमिली का खोया हुआ नाम वापस पा सकते हैं। लेकिन उनकी कोई ऊपर तक जान पहचान नहीं थी, इसीलिए इनको पूरी तरीके से नजरअंदाज किया जाता है। अब आर्मी में ही इन्हें 1 साल बीत जाता है और एक दिन उनकी सीनियर उन्हें नई असाइनमेंट देने के लिए लंदन भेजते हैं। लंदन में वो रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी इस संस्था में जाते हैं। ऐसी संस्था है जहाँ पे ये पूरे धरती के अलग अलग सभ्यता, संस्कृति, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। फॉसेट वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पे जॉर्ज नाम का एक आदमी उन्हें बताता है बाल्वी और ब्राजील, ये दोनों अमेज़न के जो देश हैं, इन देशों के बीच में बहुत ही घना जंगल है और वहाँ पे रबर के काफी पेड़ हैं। लेकिन इन दोनों देशों की सीमाएं तय नहीं है और कभी भी इनके बीच में जंग छिड़क सकती है। इसीलिए इन दोनों देशों ने हमें बुलाया है मदद के लिए ताकि हम इन दोनों देशों की सीमाएं मैप कर सके। फॉसेट ने पहले काफी सारी जगहों की सीमा मैप की हुई थी। अब इन दोनों देशों की सीमाएं मापने के लिए फॉसेट को यहाँ पे बुलाया गया था। लेकिन आगे ये भी वार्न करते हैं कि अमेज़न का जंगल काफी खतरनाक है। अजीब अजीब जानवर, जीव जंतु है, रेन फॉरेस्ट है, हमेशा बारिश होती रहती है और इतने ऊंचे पेड़ हैं कि नीचे तक सूरज की किरणें भी नहीं पहुंचती। वहाँ तुम्हें जाना है, लेकिन अगर तुम ये मिशन कामयाब करके आते हो तुम्हें काफी सम्मानित किया जाएगा, काफी बड़े बड़े रिवॉर्ड्स मिलेंगे। मेजर फॉसेट के पीछे उनकी पत्नी नीना और 5-6 साल का बेटा जैक होता है। अब वो ये सारी चीजें अपनी पत्नी नीना से डिस्कस करता है। नीना तभी माँ बनने वाली थी, फिर भी ना चाहते हुए भी उसे इस मिशन पे जाना पड़ता है क्योंकि ऊपर से प्रेशर भी काफी था। अप्रैल 1906 में वो क्रू से अपना सफर शुरू करता है। क्रू में कोई एक इंसान उसका पीछा कर रहा था। इस इंसान का नाम था हेनरी कोस्टी। वो उसे बताता है कि वो भी आर्मी में ही काम करता है और उनके साथ इस एक्सपीडिशन में आना चाहता है। अब यहाँ पे फॉसेट अकेला ही था, इसीलिए वो दोनों भी निकल पड़ते हैं। कुछ समय बाद वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं और आगे जैसे ही बढ़ते हैं उनकी मुश्किलें काफी बढ़ती है। ये काफी खतरनाक जगह थी जहाँ पे काफी जहरीले मधुमक्खी, सांप, मच्छर, ऐसे काफी सारी चीजें थी। थोड़े समय के बाद वो लोग इंसानों के एक बस्ती में पहुँच जाते हैं जहाँ का लीडर था बोरोन, जो एक पोर्तुगीज बिजनेसमैन था और उसकी यहाँ पे रबर के काफी सारे प्लांटेशन थे और उसने काफी सारे आदिवासियों को अपना बंदी बना के रखा था। उन्हें वो काफी मारता था, जबरदस्ती काम करा के देता था और आदिवासी हमेशा उससे बगावत करने की कोशिश करते थे। फॉसेट उसे अपने आने का मकसद बताता है और कहता है कि मुझे गाइड और कुछ लोगों की तलाश है। तो बोरोन उसे कुछ आदमी, एक गाइड, घोड़े और 2 राफ्ट देता है। अब अगले दिन फॉसेट अपने काम पे निकलता है। उनका काम ये था कि उन्हें वार्डन जो नदी है उसके स्रोत को खोजना था कि वो कहाँ से निकल रही है। वो एक बहुत ही बड़ा झरना था, उस जगह तक उन्हें पहुँचना था जहाँ पे जाने के लिए काफी हफ्ते लगने वाले थे। यहाँ फॉसेट खुद, हेनरी, कुछ सैनिक रहते हैं और वो आदिवासी गाइड। कुछ दिनों का खाना ये लोग पैक करते हैं और वहाँ पे अपने राफ्ट से निकल पड़ते हैं। जाते समय उन्हें एक बोट और एक लाश भी दिखाई देती है और उन्हें पता चलता है कि आगे का खतरा और भी खतरनाक है। अब रात होती है तो ये लोग वहीं पे रुक जाते हैं और ऐसे ही पहला दिन निकल जाता है। निकलने से पहले उसे अपने पत्नी का खत मिला था जहाँ पे वो बताती है कि उसे एक बेटा हुआ है जिसका नाम उन्होंने ब्रायन रखा है। ये सुनते ही वो काफी दुखी होता है कि ऐसे खुशी के पल में वो अपने पत्नी के साथ नहीं है और ऐसी जगह में था जहाँ पे मौत के अलावा कुछ भी नहीं है। अब अगले दिन ये लोग जब आगे बढ़ते हैं तब कुछ आदिवासी अनजान जगह से इनके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन इसी में इनका एक साथी मारा जाता है और उनसे बचने के लिए ये लोग पानी में कूद जाते हैं जिसमें फॉसेट उन आदिवासियों के जाल में भी फंस जाता है। लेकिन हेनरी उसे बाहर निकालता है और ये लोग वहाँ से आगे निकलते हैं। इनके साथी भी काफी जख्मी हुए थे, उन्हें काफी गहरी चोट आई थी। ये इन लोगों के लिए एक चेतावनी थी कि तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन फॉसेट और हेनरी दोनों भी पीछे नहीं हटते। हेनरी काफी अच्छा दोस्त था जो हमेशा फॉसेट की मदद कर रहा था। उन्हें भी इस अनोखी दुनिया के बारे में जानना था। जो आदिवासी गाइड था वो उन्हें कहता है आप जिस झरने तक पहुँचना चाहते हो, लेकिन उस झरने के पीछे बहुत बड़ा घना जंगल है और उसके पार में एक सोने का शहर है जिसे ढूंढने के लिए आप जैसे ही कई गोरे आए, लेकिन वो वहाँ से कभी वापस गए ही नहीं। लेकिन फॉसेट उसके बातों पे भरोसा नहीं रखता कि सोने का शहर कैसे हो सकता है। ऐसे ही काफी हफ्तों तक इनका सफर जारी रहता है। उनके एक साथी की हालत काफी खराब होने लगती है। कुछ
दिन बीत जाते हैं, इनका खाना भी खत्म हो रहा था और उनके कुछ साथी बचे कुछ खाने को लेकर बगावत कर रहे थे। लेकिन थोड़े ही समय के बाद वो उस अनोखे झरने तक पहुंच जाते हैं। हेनरी तो काफी खुश हो जाता है क्योंकि यहाँ तक कोई भी इंसान पहुंचा नहीं था। सबसे पहले तो ये घने जंगल के जानवर इंसानों को मार देते थे, अगर उससे बचे भी तो यहाँ के आदिवासी उन्हें मार देते थे। लेकिन ये लोग पहले इंसान थे यहाँ तक पहुँचने के लिए। फॉसेट यहाँ तक आने के बाद अपने सारे मेजरमेंट लेता है जो उसे लेना जरूरी था, सारे प्रूफ इकट्ठा करता है। इसी दौरान उसे पुराने सभ्यता के कुछ निशान वहाँ पे मिलते हैं और उसे पता लगता है जो आदिवासी बात कर रहा था कि यहाँ पे एक सोने का शहर है जो बहुत ही दिव्य है, एक ऐसा शहर जो किसी के हाथ नहीं लगता, लेकिन अगर आप वहाँ पहुँचे तो आप वापस कभी आना ही नहीं चाहोगे। इतना सुंदर शहर है वो। और उसके मन में तभी से उस शहर को ढूंढने की एक जिज्ञासा शुरू होती है। अब इसे इस जगह का प्रूफ तो मिल गया था, इसीलिए इसे वापस जाना जरूरी था। और कुछ महीनों के बाद वो और हेनरी वापस अपने घर अपने देश लौट आते हैं। उन्होंने ऐसी जगह ढूंढी थी जो नक्शे में भी नहीं थी, इसीलिए उनका काफी सत्कार किया जाता है। शाम में एक जश्न रखा जाता है जहाँ पे जेम्स मूरी नाम के बायोलॉजिस्ट और एक्सप्लोरर उसे मिलते हैं जो इसके काम में काफी इंटरेस्ट रख रहे थे। आगे मेजर की खोज के बारे में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस रखी जाती है जहाँ पे रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी के बड़े बड़े लोग आए थे, जहाँ पे उसे क्या क्या मिला उस जगह पे वो सारी चीजें वो शेयर करता है कि उसे अब उस सोने के शहर को खोज करना है। एक ऐसा दिव्य शहर जो आज से 500 साल पहले गायब हुआ था, लेकिन इसमें काफी सारे लोग रहते हैं जिन्हें ये बेतुकी बातें लगती है क्योंकि उनके अनुसार जंगल में ऐसे लोग रहते हैं जो इंसानों को खाते हैं और ऐसे प्रोजेक्ट में पैसे लगाने का क्या फायदा जिसके बारे में कुछ भी नहीं है। उनकी संस्कृति की कोई भी मान्यता नहीं रखती हमारे लिए, ऐसे काफी सारे लोग कहते हैं। लेकिन ये सुनते ही मेजर को गुस्सा आता है और वो कहता है अगर उनकी सभ्यता आज हमारे इतिहास से मिट गई है तो वो हमारे कारण, हम यानी अंग्रेजों ने काफी सारे पुराने सभ्यता को बर्बाद कर दिया है। अब इन दो ग्रुप्स की बहस काफी देर तक चलती है, लेकिन अंत में फॉसेट उन्हें एक लेटर दिखाता है जो एक पोर्तुगीज सोल्जर ने 1753 में लिखा था। इसमें उस सोल्जर ने लिखा था कि हम यहाँ पे एक पुराने शहर के खंडर में आ पहुँचे हैं जहाँ काफी सारा सोना है, काफी पुराने रास्ते, मंदिर, अलग अलग कलाकृति बनी हुई है। ये लेटर उन्हें ट्रिनिटी कॉलेज के लाइब्रेरी से मिला था, यानी ये एक सच्चा लेटर था। इसलिए फॉसेट फैसला लेता है कि वो इस शहर को ढूंढ के रहेगा। मेजर फॉसेट उस शहर को ज़िए नाम देते हैं जो मानव इतिहास की सभ्यता का आखिरी पहलू था। उनके साथ मिस्टर मरी और हेनरी जाने के लिए राजी होते हैं। नीना इस बार उनके साथ जाना चाहती थी, लेकिन वो मना करते हैं कि वो जगह किसी औरत के लिए नहीं है। इस बात पे दोनों की काफी बहस होती है, लेकिन बाद में नीना मान जाती है और फॉसेट अपने साथियों के साथ वापस उस सफर पे निकल पड़ते हैं। ये लोग कुछ महीनों के बाद जंगल में पहुंचते हैं। काफी उत्साहित थे ये लोग, लेकिन जंगल के अजीब अजीब जानवरों के कारण इनका मनोबल टूट जाता है, सबसे ज्यादा मिस्टर मूरी का। लेकिन आगे जाने के बाद वापस वो आदिवासी इनके ऊपर तीरों से हमला करते हैं। लेकिन इस बार मेजर को इनके इतिहास के बारे में पता था, उन्होंने काफी स्टडी की थी, इसीलिए वो क्वीन सोल्जर नामक संगीत गाने लगते हैं और उन्हें अमीगो करके पुकारने लगते हैं, जिससे ये आदिवासी अपना हमला रोकते हैं और इन सबको उनके कबीले में लाया जाता है। आते ही मूरी की हालत और भी खराब हो जाती है जब वो देखता है कि कबीले के लोग एक मरे हुए इंसान को पकाकर खा रहे हैं। तो मेजर उसे बताते हैं कि ये इन्हीं में से आदमी है और ये लोग मानते हैं कि किसी भी आदमी मरने के बाद अगर उन्हें खाए तो उनकी आत्मा खाने वाले को मिल जाती है। उसके बाद मेजर इस कबीले के प्रमुख से मिलता है। वो उससे पूछता है कि हम एक ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं, ऐसा वो दिव्य शहर है जो पूरा सोने से भरा हुआ है। तो उनके प्रमुख कहते हैं हमने वो जगह नहीं देखी, लेकिन उसके बारे में सुना है। आपको नदी के रास्ते सीधे जाना होगा। काफी आगे जाने के बाद वहाँ पे आपको दूसरे कबीले के लोग मिलेंगे, शायद वो आपकी मदद कर सकते हैं। उस रात वे लोग उन्हीं के कबीले में रुकते हैं। ये पूरा कबीला, ये आदिवासी लोग मॉडर्न जमाने से काफी दूर थे, लेकिन यहाँ पे इनकी जो दवाइयाँ रहती है या फिर उनकी जो खेती रहती है वो मॉडर्न साइंस से और भी ज्यादा डेवलप्ड रहती है। फॉसेट देखता है खेती में ये लोग छोटी से छोटी चीज का ध्यान रख रहे हैं। इनके पास कुछ ऐसी दवाइयाँ होती है जिन्हें घोल कर जब ये पानी में मिलाते हैं तब मछलियाँ अपने आप बेहोश होकर इनके पास आती है। ये सारी चीजें देख के इनकी सभ्यता से फॉसेट और भी आकर्षित होने लगता है। मूरी तो दूसरी तरफ मूरी को अपने घर की काफी याद आ रही थी। वो बहुत ही ज्यादा बेकाबू हो गया था, उसे अच्छा खाना खाना था, इसीलिए वो बाकी लोगों के बैग से खाना चुरा कर खाता है। अब यहाँ पे वो कैद हो गया था, ना तो पीछे जा सकता है और आगे जाने की उसमें हिम्मत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो दिन काट रहा था। अगले दिन ये लोग निकल पड़ते हैं, लेकिन पानी का प्रभाव बहुत तेज था और मरी के कारण ड्राफ्ट का संतुलन ढलने लगता है। इनको काफी सारा खाना पानी में ही डालना पड़ता है और उसी में मरी भी गिर जाता है और हेनरी उसे किनारे लेके आता है।
जोर जोर से मरी रोने लगता है कि मैं अभी मरने वाला हूँ। ये सब देख के फॉसेट भी गुस्सा होने लगता है। उसकी हालत देखते हुए मेजर उसे अपना इकलौता घोड़ा, खाने का कुछ सामान और एक गाइड के साथ उसे वहाँ से भेज देते हैं। थोड़े दूर पे ही दक्षिण की एक माइनिंग का कैंप था, वहाँ पे वो आराम कर सकता था और वापस लंदन लौट सकता था। अब ये लोग आगे बढ़ते हैं। कई हफ्ते निकल जाते हैं। इनका खाना दिन ब दिन कम हो रहा था। अलग अलग जानवर इनके ऊपर हमला कर रहे थे। एक जगह पहुंचने के बाद फॉसेट को एक कलाकृति चीजें दिखाई देती है, लेकिन वहाँ पे आसपास कोई भी लोग नहीं थे। ये सब जानने के बाद मेजर काफी ज्यादा दुखी होते हैं। उन्हें आगे जाने का कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था और उनके बाकी के साथी वापस जाने की बात कर रहे थे। इनका खाना भी खत्म हो गया था, इसीलिए इतने करीब होने के बावजूद उन्हें वापस आना पड़ता है। लेकिन अपने परिवार को देख के काफी खुश हो जाते हैं। उन्हें उनका दूसरा बेटा ब्रायन भी बड़ा हो गया था और जब यहाँ पे आने के लिए निकले थे तब उन्हें नन्ही सी परी भी हुई थी। इसी दौरान इन्हें रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी बुलाया जाता है और ये अपने साथियों के साथ वहाँ जाते हैं। यहाँ पे मिस्टर मूरी भी थे और वो अच्छे हालत में थे, लेकिन उन्होंने फॉसेट और उनके साथियों पे इल्जाम लगाया था कि उन्होंने इन्हें बिना खाना पीना दिए जंगल में ही मरने के लिए छोड़ दिया था। उनका कहना था कि इस इल्जाम को मानते हुए फॉसेट ने उनसे माफी मांगनी चाहिए और आगे ये स्वीकार करना चाहिए कि ऐसा कोई भी सोने का शहर वहाँ पे नहीं है। वो एक खंडर जगह है, बस एक जंगल है। इसके ऊपर मेजर कहते हैं कि ये एक एक्सपीडिशन था। मैंने सोचा था कि आप जैसे बड़े साइंटिस्ट को साथ ले जाऊंगा तो मदद मिलेगी, लेकिन तुमने तो हमारा सारा खाना खाया। तुम वहाँ पे जिस कंडीशन में तड़प रहे थे, रो रहे थे, मेरे साथियों ने मुझे कहा था कि इस आदमी को इधर ही मरने के लिए छोड़ दो, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने तुम्हारी जान बचाई है। तुम्हें पहले से पता था कि ये कोई पिकनिक नहीं है और अगर हमारा खाना बचता तो आज हम कामयाब हुए होते। और तुम जिस माफी की बात कर रहे हो ना, हाँ मैं माफी मांगूंगा, लेकिन तुमसे नहीं, मेरे साथियों से, क्योंकि मैं तुम जैसे इंसान को अपने साथ लेके गया और मेरे कारण ये लोग भी आज नाकामयाब हैं। वो गुस्से में उसे सुना देता है और माफी के बजाय वो सीधा वहाँ से रिजाइन करने का सोचता है। अब इसी दरम्यान वो अपने परिवार के साथ ही रह रहे थे। साल था 1914, जहाँ पे पहला महायुद्ध छिड़ गया था और उन्हें वापस मिलिट्री में बुलाया जाता है। इस बात पे जो इनका बड़ा बेटा था जैक, वो अपने पिता पे काफी नाराज होता है कि उसके पिता उसे वापस छोड़ के जा रहे हैं और उन्हें वो काफी खरी खुटी सुनाता है, जिस पर फॉसेट उसे थप्पड़ मारता है, लेकिन बाद में उससे माफी मांगता है। वापस उसे अपने परिवार से दूर जाना पड़ता है लड़ाई के मैदान में। मेजर फॉसेट अब काफी समय तक दुश्मनों से लड़ रहे थे। जब से वो शहर ढूंढने का ख्वाब उन्होंने छोड़ दिया था, उनके जीने की उम्मीद ही चली गई थी। इसी वॉर के मैदान में एक दिन हेनरी वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि रशिया से एक स्पिरिचुअल लेडी आई हुई है, वो भविष्य बताती है। तो फॉसेट भी एक उम्मीद के साथ वहाँ अपना भविष्य देखने जाते हैं। तो वो महिला उन्हें बताती है कि तुम शायद एक खोज करता हो और तुम किसी चीज के तलाश में हो और अगर तुमने तलाश जारी रखी तो तुम मंजिल के काफी करीब हो। अब ये सुनते ही वो काफी खुश होता है और उसे एक नई उम्मीद मिलती है। लेकिन इसी दौरान वॉर के हमलों में दुश्मन के लोग इनके ऊपर गैस छिड़कते हैं, जिसके कारण फॉसेट को टेम्पररीली दिखना बंद हो जाता है और उनकी सारी टुकड़ी वापस आ जाती है। वॉर में इनकी टुकड़ी के कारण ही वो लड़ाई ये लोग जीत पाए थे। ये सब कुछ मेजर फॉसेट के कारण हुआ था, क्योंकि उन्होंने काफी होशियारी से अपने टुकड़ी का मार्गदर्शन किया था। इसके चलते उनका जल्दी ही प्रमोशन होता है और उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया जाता है, जो कि आर्मी की बहुत बड़ी पोस्ट थी और इसके कारण उन्होंने अपने खानदान का नाम वापस पाया था। कुछ महीनों के बाद उन्हें वापस दिखने लगता है। फॉसेट आर्मी से भी रिटायरमेंट लेते हैं और कंट्री साइड में अपने फैमिली के साथ रहने लगते हैं। हम देखते हैं फॉसेट अभी एज्ड हो गए थे, लेकिन उनकी जो खोज थी कि वो एक सोने के शहर की तलाश में है, इस न्यूज से पूरे दुनिया में तहलका मचा दिया था। खास करके अमेरिका में एक बड़ी कंपनी आर्मी और एयरक्राफ्ट लेके अब अमेज़न के जंगलों में जाने वाली थी और वो फॉसेट की मदद मांगने आते हैं। जब ये बात उन्हें पता चलती है तब उन्हें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आर्मी का वहाँ जाना यानी उस जंगल को, उस सभ्यता को वो बर्बाद करने वाले थे। फॉसेट को पता लगता है कि दरअसल जैक ने ही इन लोगों को यहाँ पे बुलाया है, तो वो जैक से बात करने जाते हैं और उसे कबीले के प्रमुख ने दिया हुआ नेकलेस भेंट करते हैं, क्योंकि फॉसेट को समझ आया था कि जैक अपने पिता का सपना पूरा करने की कोशिश कर रहा है। तो जैक उसे कहता है, मैं आपसे अक्सर नाराज रहा करता था क्योंकि मैं आपसे काफी प्यार करता हूँ और आप हमेशा मुझसे दूर रहे हो, लेकिन अब मैं समझ पा रहा हूँ कि आपका एक ही सपना है, उस शहर को ढूंढना। क्यों ना आप और मैं, हम दोनों चल के उस शहर को ढूंढते हैं। अगर अमेरिका वहाँ पहुँच गई तो उन्हें बर्बाद कर देगी। अब ये सुनते ही वो काफी खुश होता है। वे दोनों भी नीना से बात करते हैं। नीना अपने बेटे के सामने हाथ टेक देती है और परमिशन देती है। अब 1-2 साल इन्हें पैसा इकट्ठा करने में जाते हैं और ये लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, जहाँ अपने इस नए एक्सपीडिशन के बारे में वो बताते
हैं। अमेरिका की एक पेपर की कंपनी इन्हें फाइनेंस कर रही थी। जाने से पहले वो हेनरी को भी काफी मनाने की कोशिश करता है, लेकिन हेनरी की अभी शादी हुई थी और बच्चे भी थे जिसे छोड़ के वो नहीं आना चाहता था। अब निकलने से पहले फॉसेट सर जॉर्ज को सबसे पहले थैंक यू कहता है, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले उसे वहाँ पे भेजा था। एक कंपास दिखाते हुए कहते हैं कि अगर हम द लॉस्ट सिटी ऑफ जी तक पहुँचे तो मैं ये कंपास किसी के जरिए आप तक भिजवाऊंगा। आप समझ जाना कि मैंने उस शहर की खोज की है। और आगे ये दोनों भी अपने पूरे परिवार को गुड बाय करते हैं और अपने सफर के लिए निकल जाते हैं। जैक के कारण फॉसेट उसका वो सपना पूरा कर रहा था जिसके कारण वो कभी सो नहीं पाया। आगे कुछ महीने बीत जाते हैं और ये लोग अमेज़न के जंगलों में पहुंच जाते हैं। तभी मेजर अपनी नीना को चिट्ठी लिखते हैं और कहते हैं कि हम अभी आदिवासियों के कबीले तक पहुंच गए हैं और उन्होंने हमें ऐसी गुफा के बारे में बताया है जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता। वहाँ बहुत बड़ी बड़ी चट्टाने हैं जहाँ पे इंसान और घोड़ों के चित्र बने हैं। हो सकता है कि शायद ये उस सोने के शहर का ही रास्ता होगा और 1 महीने में हम उस खोए हुए शहर तक पहुँच जाएंगे। जैक काफी बहादुरी दिखा रहा है। ये लोग हम दोनों का काफी ख्याल रख रहे हैं। मुझे और जैक को ये लोग काफी प्यार कर रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है हम सब लोग अलग अलग होकर भी एक ही मिट्टी से बने हुए हैं। और मेरी प्यारी नीना, ये मेरा आखिरी खत है। अब यहाँ पे इनके बाकी के लोग वापस घर जाने की जिद कर रहे थे और वो निकल जाते हैं। सिर्फ जैक और फॉसेट ही रहते हैं। ये लोग आगे जब पहुँचते हैं तब उन्हें कुछ आदिवासी दिखाई देते हैं। ये लोग उन्हें वापस अमीनो करके बुलाने लगते हैं। ये लोग वहाँ से भागते हुए निकलते हैं तो सामने से दूसरे कबीले के लोग आ जाते हैं और उन 2 कबीलों के बीच के लड़ाई में ये लोग फंसते हैं। लेकिन एक कबीले के लोग इन दोनों को भी साथ लेके जाते हैं। कबीले के लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे कि इन दोनों के स्पिरिट को एक घर दिया जाए। जैक काफी डरा हुआ था तो फॉसेट उसे कहता है कि तुम डरो मत, हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, हिम्मत मत हारो। जैक अपने पिता को कहता है कि वो उनसे काफी प्यार करता है। फॉसेट भी रोने लगता है और कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुम पे कितना प्राउड हूँ। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था उनके साथ क्या होने वाला है। और कबीले के लोग इन दोनों को कुछ पीने के लिए देते हैं और उसके बाद ये दोनों भी बेहोश होने लगते हैं। फॉसेट के सामने से उसकी पूरी जिंदगी गुजरती है और इन दोनों का क्या हुआ आज तक पता नहीं चला। काफी साल बीत जाते हैं। हम नीना को देखते हैं जो एज्ड हो गई थी। वो सर जॉर्ज से मिलने आती है और उन्हें कहती है कि कल मुझे एक आदमी आके मिला था, वो ब्राजीलियन था। उसने जैक और फॉसेट को इन्हीं आदिवासियों के साथ रहते हुए देखा है। शायद उन दोनों ने भी वो शहर का पता लगा लिया है। तो सर जॉन कहते हैं कि वो दोनों यहाँ से गए हुए काफी साल बीत गए हैं। उन्हें ढूंढने के लिए हमने काफी सारे लोगों को भी भेजा, लेकिन ना तो वो लोग वापस आए हैं और ना ही ये दोनों। नीना काफी रोने लगती है, लेकिन अंत में नीना वही कंपास उन्हें देती है और कहती है ये उसी ब्राजीलियन आदमी ने मुझे दिया है। सर जॉर्ज भी वो कंपास देखते उन्हें याद आता है कि फॉसेट ने कहा था कि अगर मैं द लॉस्ट सिटी ऑफ जी ढूंढ पाऊंगा तो ये कंपास की निशानी में किसी के हाथ आप तक पहुंचाऊंगा। और वो भी मान जाते हैं कि शायद वो दोनों भी उधर ही रह रहे हैं और मूवी इधर ही खत्म होती है। और उसके बाद बेचारी नीना, इनकी मृत्यु 1954 में होती है अपने पति और बेटे की याद में ही। दोस्तों उन अमेरिकन को भी शहर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। अब असल जिंदगी में फॉसेट और जैक का क्या हुआ, इसकी कई सारी थ्योरीज हैं। कोई कहता है कि वो भूख या प्यास के कारण मारे गए होंगे, या कोई कहता है वो भी लॉस्ट सिटी ऑफ जी के अंदर गए हैं और वहीं पे उन्होंने अपनी सारी जिंदगी बिताई अपने बेटे के साथ और वो वापस नहीं आना चाहते थे। जिस कबीले में वो अक्सर रुका करते थे उस कबीले के प्रमुख ने कहा घने जंगल में जितने भी कबीले हैं वो बहुत ही ज्यादा वायलेंट है और बाहर के लोगों को वो सीधा मार देते हैं। जो रिसर्च टीम भेजी गई थी उन्हें हड्डियों के कुछ अवशेष भी मिले थे, लेकिन बाद में प्रूव हुआ वो उनकी हड्डियां नहीं है। दोस्तों आपको क्या लगता है उन दोनों के साथ क्या हुआ होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।